पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपको बता दी थी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। यानी आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी जो है वो एक ब्रांच तो है, साइंस की ब्रांच है, लेकिन साइंस की जो दूसरी ब्रांचेज है जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इनसे बायोलॉजी का कौन सा ताल्लुक है, ठीक है। हम बायोलॉजी का ताल्लुक फिजिक्स से देखेंगे पहले, ठीक है। फिजिक्स से अगर बायो प्लस फिजिक्स कर दे तो ये बन जाती है बायोफिजिक्स, ठीक है। बायो फिजिक्स इसी तरह अगर हम बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन करें, बायोलॉजी बायो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, तो ये हमारा बनेगा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और अगर इसी तरह हम करें बायो का मैथ्स के साथ कोई रिलेशन, ठीक है, तो वो हमारा बन जाएगा बायो प्लस मैथ्स, तो ये होगा बायोमेट्री, ठीक है। क्योंकि साइंस की जुबान में मैथ्स को मेट्री कहा जाता है, मेट्रॉन, ठीक है, अर्थ की मेजरमेंट, ठीक है, मेट्री, तो ये हमारा हो जाएगा बायोमेट्री, ठीक है, बायोमेट्री। और अगर हम इसी तरह बायो को अगर हम जो बिजनेस वगैरह है जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच है, ठीक है, अगर उसका साथ रिलेशनशिप देखें तो बायो इकोनॉमिक्स बन जाता है, बायो प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, बायो प्लस इकोनॉमिक्स, तो ये बन जाएगा बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके अलावा एक लास्ट रिलेशनशिप होता है बायो का जियोग्राफी के साथ, यानी जितने भी जानदार हैं वो जमीन पर कहाँ किस हैबिटेट पे कैसे रहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोलॉजी। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेंगे तो बायो में आ जाएगा, और अगर हम अर्थ की पहले से हैबिटेट्स की पढ़ेंगे तो जियोग्राफी हो जाएगी, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी बायो जियोग्राफी। तो ये हमारे 5 जो है बायो जियोग्राफी, ठीक है। ये जो हमारी 5 ब्रांचेज हैं, यानी बायोलॉजी का इन सबसे रिलेशनशिप है, फिजिक्स के साथ भी है, केमिस्ट्री के साथ भी है, मैथ्स से, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, तो ये वाइज, ठीक है। तो हम बायोलॉजी का पहले फिजिक्स के साथ रिलेशनशिप देखेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी का मैथ्स के साथ, और बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ, और बायो का जियोग्राफी के साथ हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास आता है बायोफिजिक्स, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ तो जैसे मैं आपको बायोफिजिक्स समझा दूं, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी पहली जो है बायोलॉजी का पहला रिलेशन देखेंगे फिजिक्स के साथ, बायोफिजिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में टेक्निक्स होते हैं और बायो में क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टडी ऑफ टेक्निक्स, स्टडी ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, एंड लॉज आर अप्लाइड, एंड लॉज व्हिच आर अप्लाइड, ठीक है, व्हिच आर अप्लाइड, ठीक है, for living to living organism, which are applied to the living organism, ठीक है, to the living organism is called, ठीक है, बायोफिजिक्स। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं लेवर का, ठीक है। लेवर क्या होता है, वो उससे हम कोई भी भारी चीज जो है वो उठा सकते हैं, कितना भी लोड हो हम वो उठा सकते हैं। अब होता क्या है, ये हमारे पास है, समझे एक लेवर है, ठीक है, यहाँ इस पे हम बैलेंस करते हैं, इधर हम कोई चीज यहाँ से मिसाल तो हमें ये चीज जो है ये उठानी है, ठीक है, तो लेवर की मदद से हम इसके नीचे से लाएंगे, तो ये अगर इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, ठीक है, इधर से भी अगर इसका जो फोर्स है, तो इसका जो मास है वो 5 किलोग्राम है, तो इधर जो हम सब्सटेंस रखेंगे वो भी 5 किलोग्राम होना चाहिए, और ये हमें हेल्प देता है कि हम किसी भी भारी चीज को उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरा लेवर इस तरह का भी होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से नीचे इसके पहिए होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस जो कितना भी भारी सामान उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये जैसे फिजिक्स में हम लेवर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह लेवर जैसा ही हमारे पास जो है आर्म्स काम करती है, ठीक है। देखिए अभी रिलेशन हो गया, जैसे लेवर फिजिक्स में जो लॉज अप्लाई करता है वही हम भी ह्यूमन बीइंग्स की जो आर्म्स होती हैं, ये जो बाजू होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, ये भी काम क्या करते हैं किसी चीज को उठाने में, ठीक है, एनी लोड को, किसी भी लोड को उठाने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है बायो में। बायो में देखिए क्या था,
आम किसी भी हमारे बाजू है किसी भी चीज को उठा सकती है, ठीक है, जितना वजन होगा जितना भी हम उठा सकते हैं उतना, ठीक है, उठाएंगी। और लेबर भी कोई वजन उठाने का काम करता है, तो ये भी एक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, देखिए आप खुद ही देखिए, लेबर में जो फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं और आर्म्स में भी वही अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे बायो फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी भी आ गई और फिजिक्स भी आ गई, तो इसको हम कहेंगे बायो फिजिक्स, ठीक है। ये आप नोट कर ले, तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी ब्रांच आ जाती है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब देखेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या है। इसमें आपको पता चल गया होगा कि बायो का हम रिलेशन देखेंगे केमिस्ट्री के साथ। अब बायो में क्या होता है, लाइफ, ठीक है, लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। और केमिस्ट्री में क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिंपली ये केमिस्ट्री में तकरीबन जो है ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल या मैटर, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएं के डेफिनेशन बनाएं तो वो होगी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स that found in living organism, that found in living organism, that found in a living organism, ठीक है, living organism, their functions, their structure and their functions, ठीक है, their structure and functions, structure and their functions and their functions, ठीक है, their functions, ठीक है। अब फंक्शन से मुराद है, स्ट्रक्चर फंक्शन से क्या मुराद है, देखिए बायो में आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बायो में स्टडी करेंगे। और केमिस्ट्री में अगर हम ताल्लुक देखेंगे तो वो होगा सेल्स होगी, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा सेल, आपको पता है कि छोटे छोटे एटम से बना होता है। पहले एक एटम होता है, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप ये पढ़ेंगे, पहले एटम होता है, उसके बाद मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल, उसके बाद इससे प्रोटोप्लाज्म बनता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म से सेल बनता है, ठीक है। अब सेल क्या है, एक लिविंग थिंग से, ठीक है, ये बायो में आ गया। और एटम जो है ये केमिस्ट्री से ताल्लुक रखता है, तो ये भी हमारा एग्जांपल एक बन जाता है कि एटम से हमारा जो सेल है वो एटम से बना होता है, ये भी एक ताल्लुक हो गया। और दूसरा जैसे आप फंक्शन के हिसाब से, मॉलिक्यूल के हिसाब से आप ग्लूकोज ले लें, ठीक है, ग्लूकोज। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, फार्मूला देखें, C6H12O6 है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ क्योंकि इतनी जगह नहीं, बहुत छोटा छोटा, ठीक है। तो ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, पहली स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन में आपको बता देता हूँ कि इसका फंक्शन होता है हमारे ह्यूमन को एनर्जी देना, ठीक है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ग्लूकोज से ही प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक एग्जांपल है बायोकेमिस्ट्री का। मैं आपको फिर से समझ लेता हूँ, एटम से जो सेल बनता है ये भी एक ताल्लुक है, ठीक है, एक रिलेशनशिप है बायो का केमिस्ट्री के साथ। अगर एटम ही ना होते तो सेल ना बनते, और अगर सेल ही ना बनते तो जो है वो ह्यूमन बींग्स ही ना होते, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ना होता, ठीक है। तो इसलिए एटम का होना जरूरी है। और अगर ग्लूकोज ना होता तो एनर्जी भी ना बनती, और एनर्जी ना होती तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कुछ कमजोर होते थे और आखिर मर जाते, ठीक है। तो इसलिए बायोलॉजी को केमिस्ट्री की जरूरत है और केमिस्ट्री को बायो की, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यही था बायो केमिस्ट्री, ये आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपको बायो जियोग्राफी समझा देता हूँ, ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप है बायो का अदर साइंस के साथ, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है बायो का वो है जियोग्राफी के साथ। अब बायो तो हमारी लाइफ है और जियोग्राफी जो है शो करता है अर्थ को, ठीक है, अर्थ की प्लेसेस, हैबिटाट्स, ठीक है, इसकी प्लेसेस देख रहे हैं हम, हैबिटाट्स जो है, ठीक है, प्लेसेस। अब इसमें हम स्टडी बायो की लाइफ होगी, ठीक है, लाइफ यहाँ लिखूंगा अभी ना। अब बायोजियोग्राफी में हम किसकी स्टडी करते हैं, इसमें होती है स्टडी ऑफ animals and plants that live in different the animals and plants, animals and plants animals and plants, ठीक है, according to distribution of their regions, according to distribution of their regions, distribution, ठीक है, distribution of their regions, ठीक है, their regions is called, ठीक है, बायोजियोग्राफी। अब इसमें हम देखते हैं कि एनिमल और प्लांट की
कौन सी जो है हैबिटेट्स पे रहते हैं, कौन कौन से रीजन्स पे रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल ले लें कि जो बियर होता है, व्हाइट बियर, वो स्नो पे रहता है, ठीक है। अब अगर आप उसको यहाँ पे ले के आएंगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो जो है यहाँ की गर्मी जो है ना नहीं सह सकेगा। वो स्नो में ही रह सकता है, बर्फ में ही, ठंडबारी में जो है बर्फबारी में ही रह सकता है। तो उसकी जो हैबिटेट है वो है स्नो। और अगर आप यहाँ किसी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ह्यूमन को अगर आप एंटार्कटिका ले जाएंगे तो वो वहाँ पे नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसकी जो अंदर की इंटरनल कंडीशन है वो यहाँ पे जो है ना कंडीशन जो है मेंटेन होती है। लेकिन अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो उसकी जो इंटरनल कंडीशन है वो खराब हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, ठीक है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, तो वो मर भी सकता है। इसलिए हम इसमें स्टडी करते हैं कि कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट कौन से इलाके में रह सकता है, कौन से सही है, कौन सा इलाका किस प्लांट के लिए सही है, कौन सा इलाका जो है किस एनिमल के लिए सही है। तो अगर हम इस चीज की स्टडी करेंगे तो वो होगी बायोजियोग्राफी, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो व्हाइट बियर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाइट बियर, ठीक है। व्हाइट बियर जो बर्फानी रीछ होता है, ठीक है, वो किस प्लेस पे रह सकता है, वो स्नो पे यानी बर्फबारी पे रह सकता है। जैसे एक ही प्लेस हो गई एंटार्कटिका, यहाँ कुमरी हो गई, ऐसी प्लेस पे ये जानवर रह सकते हैं। अगर उसको आप यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे यहाँ की जो गर्मी होती है वो नहीं सह सकेगा और मर जाएगा। तो इसी चीज की अगर हम स्टडी करें अर्थ की प्लेस के बारे में और लाइफ यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, लाइफ में दो चीजें आ गई, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ पे दो चीजों की मैंने स्टडी करते हैं, ठीक है। एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन मेन जो है ना वो एनिमल और प्लांट होती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्टडी करेंगे कि इसकी स्पेसिफिक हैबिटेट क्या है और इसकी स्पेसिफिक हैबिटेट क्या है, तो उस वो आ जाएगा बायोजियोग्राफी में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप बता दीजिए ताकि मैं आपको बायोमेट्रिक समझ सकूं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप आया था कि बायो का मैथ्स के साथ। यहाँ पे मैट्रिक जो है वो शो कर रहा है मैथ्स को, ठीक है, मैथ्स यानी मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स अगर आप कहीं पे है, मैं आपको बता दूं है मैथ का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहीं पर देखें कि मैथ लिखा होता है तो ये गलत नहीं है, ये है सही, मैथ्स भी सही है, ठीक है, मैथ्स भी सही है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। और मैथमेटिक्स तो ये भी सही है, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, ये तीनों वर्ड्स सही हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर आप खाली मैथ से लिखते हैं तो ये है कि मैथ्स की कोई भी एक ब्रांच यानी यहाँ तो अलजेब्रा, ठीक है, यहाँ तो जियोमेट्री, ठीक है, इन सबको बताता है। इनमें से किसी एक की यानी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसी एक की चीज के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैथ्स से लिखा हुआ है तो आप सारी मैथ्स से एक अलजेब्रा सारा कॉमन एक ही बता रहे हैं, लेकिन आपने लिखा शॉर्ट फॉर्म हुआ है, और मैथमेटिक्स उसका फुल फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे बायो का यानी लाइफ का इसके साथ क्या ताल्लुक है। अब देखिए, हम सिंपल जिंदगी में अगर देखें तो कुछ मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुपया हो गया, पैसा हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो तो इकोनॉमिक्स में आ गया, लेकिन इसमें हम स्टडी करते हैं डेटा कलेक्शन की, स्टडी ऑफ डेटा कलेक्शन। यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं सभी डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। डेटा कलेक्शन यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेटा कलेक्शन, ठीक है, स्टडी ऑफ डेटा कलेक्शन। देखिए हम डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में या प्रोपोर्शन के फॉर्म में, ठीक है, रेशियो या प्रोपोर्शन के फॉर्म में इसको डेटा कलेक्ट करते हैं या किसी और तरीके से। देखिए अगर एक गांव है, ठीक है, मिसाल तौर ये एक प्लेस है, ठीक है, एक प्लेस है, यहाँ पे 24 ह्यूमंस रहते हैं, 24 ह्यूमंस रहते हैं। यहाँ पे आप एग्जामिन करें, इमेजिन करें कि 10 बंदों को जो है मलेरिया हो गई, क्या हुई, मलेरिया हो गई है, ठीक है। अब आप देखेंगे 10 में से आप देखेंगे कि 10 बंदे जो है बीमार हैं, तो 24 में से 10 गए, या आप डेटा कलेक्ट करेंगे, बाकी हमारे पास 14 बंदे बचे हैं, उनकी सेहत ठीक है, ठीक है। तो ये एक डेटा कलेक्शन है, अगर ये हमारे पास फायदेमंद होता है, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर हम ये ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितने ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन सभी जिंदा हैं, कितने मर गए हैं, ठीक है। तो अगर हम डेटा कोई कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहेंगे बायोमेट्री। ये होता है बायो का मैथ्स से ताल्लुक, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारी लास्ट रिलेशनशिप है बायो का अदर साइंस से, वो अदर साइंस से इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट रिलेशनशिप आता है वो है बायो का इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स में आप प्रोडक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रोडक्शन, जो है जिस चीज से आपको फायदा हो, प्रोडक्शन। ठीक है। अब आप इसमें स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तो बायो का हो गया। इकोनॉमिक्स का इसमें क्या रोल है, वो होता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका क्या मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड, ठीक है, इसका बायोइकोनॉमिक्स हो जाएगा। अब आप सिंपली मैं आपको ये जो है बायोइकोनॉमिक्स एक मिसाल की तरह समझाता हूँ, मिसाल से समझाता हूँ। अब इसमें एग्जांपल ले लें, ठीक है, डेयरी फार्म का, क्या, डेयरी फार्म का। अब देखिए वैसे जो मुर्गियाँ होती हैं वो तो दिन में एक अंडा भी तो ऐसे ऐसे नहीं देती, हफ्तों में 2-3 अंडे देती है, ठीक है, हफ्तों में भी, वो भी मुश्किल से। लेकिन साइंसदानों ने क्या किया है, उनको इंजेक्शन लगा के, ऐसे इंजेक्शन लगा के उनको किया है कि वो दिन में बहुत सारे अंडे दे सकती हैं, ताकि फॉर सेलिंग देम, यानी उन अंडों को बेचकर वो पैसा कमा सकें। इकोनॉमिक्स होता ही पैसों के लिए, ठीक है, ताकि आप पैसे कमा सकें, पैसे, ठीक है, पैसे कमाने के लिए ये ब्रांच यूज होती है, कमाने के लिए, ठीक है। तो डेयरी फार्म में आप देखें क्या होता है कि बहुत सारी मुर्गियां रखी होती हैं और वो दिन में पता नहीं कितने अंडे देती हैं और उनसे उनको फायदा होता है, लेकिन वो हमारे पास से थोड़ा नुकसान भी होते हैं। तो अगर हम उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें जो हमें फायदा दे सकें, अगर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जैसे मुर्गियां हैं, अगर आप उसको कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर आप उनसे मिसाल तौर पे वो एक हफ्ते में, 1 वीक में, ठीक है, वो 10 अंडे देती थी, मिसाल तौर इमेजिन करते हैं, इतने तो नहीं देगी लेकिन 10 अंडे देती थी, ठीक है। अगर आपने उसको इंजेक्शन लगा कर देती है, अब वो 1 वीक में 100 अंडे देती है, और अगर फॉर एग्जांपल एक अंडा जो है वो 30 का है, ठीक है, तो आप 30 से आप 10 को करोगे तो कितना होगा, 300, यानी हफ्ते में आप 300 कमाया करते थे। अभी यहाँ पे जो है 1 वीक में वो 100 अंडे दे रही है, और 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो वो हो जाएगा 3000, ठीक है। तो ये होता है पैसा कमाने का तरीका। वो लोग जो इंजेक्शन लगा के जो मुर्गी एक हफ्ते में 10 अंडे देती थी, उसको एक हफ्ते में 100 अंडे देने पर मजबूर कर देते हैं और वो 3000 कमा देते हैं। तो अगर उन आर्गुमेंट की स्टडी करें तो वो हमारे पास आ जाए, इस चीज का स्टडी करें तो वो किसमें आती है, बायो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये थी हमारी लास्ट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी अदर साइंसेस, ठीक है। ये याद रखें कि बायोलॉजी अकेले से नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है, क्या है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, क्योंकि ये लिंक हुई है अदर साइंसेस के साथ, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो ये था हमारा बायो इकोनॉमिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।